हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आप सबका अपने इस चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, स्वदेशी एक ऐसा वर्ड जिसका जिक्र हम आए दिन बाय वन वे और द अदर किसी न किसी फॉर्म में सुनते रहते हैं। तो इस वर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, ये वर्ड हमारे इतिहास में कहाँ से उठ के आया, अभी हमारी दिनचर्या की ज़िंदगी में इस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है, या मैं यूँ बोलूँ क्या सिग्निफिकेंस है, इस सबको जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रिसाइजली मैं बात करूंगा तो मैं 1905 में एक हमारी मूवमेंट आई थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, उसका जिक्र हम आज की क्लास में करेंगे। तो मैं डायग्राम एक पहले बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुआ क्या था, 1947 में हमारे भारत 1947 में दो काम हुए थे। एक अच्छा काम हुआ था, एक बुरा काम हुआ था। अच्छा काम ये हुआ था कि अंग्रेज़ हम अपनी सारी पावर्स छोड़ के हमें ट्रांसफ़र करके ये देश छोड़ के भाग गए थे। और दूसरा बुरा काम ये हुआ था, हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए गए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 1947 या फिर मैं ये बोलूँ 1947 के पहले की करने जा रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ 1905 की। 1905 में हुआ क्या था, देखिए हमारा जो भारत था, अभी जिसको हम पूरा भारत ब्यूटीफुली जो अपनी डायग्राम बनाते हैं वैसा हमारा भारत नहीं था। पाकिस्तान इसका पार्ट था, यहाँ पे चाइना का कुछ हिस्सा हमारा पार्ट था, हुआ करता था। अभी पाकिस्तान ने हमारा हिस्सा तोड़ लिया हुआ है। खैर वो जोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैं रोशनी डालना चाहूँगा। बांग्लादेश, अभी का जो बांग्लादेश है ये भी भारत का पार्ट हुआ करता था। आई मीन टू से बांग्लादेश वॉज इंटायर पार्ट ऑफ द होल इंडिया। तो बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री हुआ नहीं करती थी। 1971 में जब हमारी भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उस समय हमने पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़ के उसको अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, अलग राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो बताना चाहूँगा 1905 में ये जगह हुआ करती थी हमारी बांग्लादेश। ये हुआ करता था जी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आ गया उड़ीसा, यहाँ पे आ गया बिहार। रफली अगर मैं बात करूँ इस तरह से, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करना चाहूँगा, उस हिस्से में जो है ये हमारा बांग्लादेश का पार्ट हुआ करता था। उस समय कंट्री नहीं थी। यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ हमारा उड़ीसा, यहाँ पे हमारा बिहार। अंग्रेज़ों का एक वायसराय हुआ जिसका नाम हुआ लॉर्ड कर्जन। उस बंदे ने क्या किया, एक ऐसी रणनीति चली, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी, अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बिलीव किया करते थे। तोड़ो और लोगों में आपसी मतभेद पैदा करो। तो वही उन्होंने किया। उन्होंने एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो सारा का सारा हिस्सा है, ये इस सारे के सारे हिस्से को बंगाल राज्य कहा जाता था। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उस समय स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे ज़िले हुआ करते थे। और मैं एक और चीज़ बताना आपको चाहूँगा, ये बंगाल वही राज्य है जहाँ से हमारे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी उठ के आए हैं सामने। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे भारत के इतिहास में दो ज़िलों के क्रांतिकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिस्ट्री में रखते हैं। एक है बंगाल का राज्य और दूसरा है गुजरात का राज्य। उसका जिक्र हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक क्रांतिकारी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारी जब भी हमारी पॉसिबल हो पाएगी, मैं उसमें जिक्र सबका करूँगा अलग अलग करके। फिलहाल हम स्वदेशी मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वायसराय हुआ 1905 में, उसने विभाजन किया। एक मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 19 जुलाई 1905 अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि ये वो डेट रहेगी जिस दिन, इस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम विभाजन कर देंगे। इस दिन इन्होंने बोला, सिर्फ भारतीयों को बताया कि हम विभाजन कर देंगे। 1905 19 जुलाई वायसराय ने किया। उसके बाद करते 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 कुछ प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद चलते चलते वो डेट आ गई जी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर हमारे इतिहास का वो एक बहुत बुरा दिन जिसमें हमारे बंगाल का विभाजन हो गया था। एक बन गया था हमारा ईस्ट बंगाल, एक बन गया था हमारा वेस्ट बंगाल। अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊं, कुछ इस तरह से विभाजन इसका कर दिया गया था। दिस वॉज कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड दिस वॉज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन उठ के सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है सामने कि विभाजन किन दो पार्ट्स में हुआ, एक हुआ ईस्ट बंगाल, एक हुआ वेस्ट बंगाल। दूसरा क्वेश्चन, विभाजन क्यों हुआ। असल मायनों में अंग्रेजों की रणनीति क्या थी, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो भारत की जहाँ भी समझदार लोगों की कंसंट्रेशन होती थी उसको तोड़ के वहाँ पे विभाजन करना चाहते थे। वही उन्होंने किया। समझदार लोग
भारत के 50% के करीब समझदार जो लोग थे, जो पढ़े लिखे बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे, वो इसी एरिया में रहते थे। उन्होंने इस हिस्से को तोड़ दिया और यहाँ पे अपनी रणनीति गंदी वाली चलाई। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, अंग्रेज़ों की असल मायने में पॉलिसी जो थी, बेसिक मायने में वो ये थी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को जो यूनिटी है, उनकी यूनिटी को ख़त्म किया जाए। तो यही हुआ। मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। 1905, अभी हम रह रहे हैं 2020 में। अभी की जो हमारी भारत की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो है करीब करीब 135 करोड़। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 1905 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब करीब उस समय भारत की जो जनसंख्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी जी 30 करोड़, जस्ट 30 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो दिन ब दिन होता जा रहा है। खैर उसका जिक्र नहीं करेंगे। 30 करोड़ में से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 8 करोड़, करीब करीब 8 करोड़ जो जनसंख्या हमारी भारत की हुआ करती थी, वो बंगाल राज्य की हुआ करती थी। और जब विभाजन हुआ तो ईस्ट बंगाल का जो ज़िला है ये दे दिया गया जी मुस्लिम्स को। दे नहीं दिया गया, असल में मैं बताना चाहूँगा, ईस्ट बंगाल को जो ज़िला था, यहाँ पे मेजर जो कंसंट्रेशन, मेजर जो हमारी, ये मैं बोलना चाहूँगा, मेजर लोग जो यहाँ पे आगे बसे वो हुए हमारे मुस्लिम्स। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, करीब करीब ये जो पार्ट हुए, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन हुई 3 करोड़। और यहाँ पे जो कम्युनिटी मेजर आके यहाँ पे बसी, वो बसी जी हमारी हिंदूज। यहाँ पे हिंदूज आके बसे और इनकी पॉपुलेशन हुई करीब करीब 5 करोड़। मैं रिपीट कर देता हूँ, करीब करीब 30 करोड़ की हमारी पूरे भारत की जनसंख्या थी। कब? 1905 में। उसमें से करीब करीब 8 करोड़ जनसंख्या हमारी बंगाल राज्य की हुआ करती थी। विभाजन क्यों हुआ? हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को भंग किया। ठीक, विभाजन हुआ कब? इस दिन अनाउंस हुआ, इस दिन को विभाजन हो गया। और विभाजन होने के बाद मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स थे वो कहाँ पे आके बसे? ईस्ट बंगाल में। और उनकी जनसंख्या कितनी हुई उस राज्य की, उस ईस्ट बंगाल की? करीब 3 करोड़। और वेस्ट बंगाल में जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में थे, जिनकी जनसंख्या 5 करोड़ हुई। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए हुआ क्या था। पार्टीशन हो गया, बहुत ही बुरा दिन रहा, बहुत ही परेशानी वाला दिन रहा, बहुत लोग गुस्सा हुए, समझ नहीं आ रहा था किया क्या जाए, क्योंकि अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए इतनी मैन फोर्स, इतनी ताकत हमारे पास नहीं थी। तो हुआ क्या, इसी के चलते बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर छापनी शुरू की। किसी ने युगांतर छापी, किसी ने न्यू इंडिया, किसी ने कॉमनवेल्थ, अलग अलग करके। उस टाइम पे गूगल, इंटरनेट, विकीपीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था। तो हमारे क्रांतिकारी जो हैं, हमारे क्रांतिकारी भाई जो हैं, ये थ्रू प्रिंट मीडिया ही अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाया करते थे। तो वही हुआ। उसी के चलते हुआ क्या, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, उसी के बाद हम लोगों को समझ आ गई थी, हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे भारतीय, उनको समझ आ गई थी कि अब कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो उसी के चलते हमारी कॉल शुरू हो गई थी जी, उसको हम नाम देते हैं स्वदेशी कॉल या स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेश, भारत का एक मूवी भी आई थी, देखी होगी आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, स्वदेशी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये कब हुई थी? 1905 में। 1905 में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था। 1905 में हमारे कांग्रेस का जो सेशन था वो उसको चेयर किया था जी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये सेशन हुआ कहाँ पे था, मैं बता देता हूँ आपको। ये सेशन हुआ था जी हमारा बनारस में। देखिए हुआ क्या था, 1885 में जब बहुत सारे इंडियंस में से कुछ लोग उठ के सामने आए, क्रांतिकारी लोग उठ के सामने आए, उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई, अपना एक संगठन बनाया, उसको नाम दिया उन्होंने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम पे वो पार्टी नहीं होती थी। तो उसी के चलते INC जो 1885 में फॉर्म हुई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था हर साल हम अलग अलग जगह पे जाके लोगों को जागरूक करेंगे, राष्ट्रवादी भावना उनमें लाएंगे और अलग नेता एक नियुक्त किया करेंगे हर साल और एक नई जगह पे। उसी के चलते, उसकी अलग से क्लास लूँगा मैं INC की। उसी के चलते 1905 में बनारस सेशन, बनारस जिसको अभी के टाइम में वाराणसी कहा जाता है, वहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले, ये वही नाम है जिनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इनको चेयर यहाँ पे किया गया था। इसी के साथ कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें मैं और बता देता हूँ। 1906 में हमारा जो सेशन था वो बैठा था जी कैलकाटा में। और यहाँ पे जो हमारे
चेयरपर्सन सामने आए थे, मैं यूँ बोलूँ हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे हमारे ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 में हमारा जो सेशन था वो बैठा था कलकत्ता में, और हमारे जो चेयरपर्सन हुए या मैं यूँ बोलूँ प्रेसिडेंट हुए वो हुए दादा भाई नौरोजी। ये वही नाम है जिनको इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन नाम का टाइटल इनको दिया गया है, इनसे टाइटल से इनको नवाजा गया है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1907 में एक और सेशन हमारा बैठा। 1907 में हमारे जो प्रेसिडेंट हुए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1907 का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी साल में सूरत की स्प्लिटिंग हो गई थी। देखिए होता क्या है, पढ़ा मैं आपको सिर्फ स्वदेशी कॉल रहा हूँ, ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंस है। जैसे ही स्वदेशी कॉल हुई थी 1905 में, उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो घटना शुरू हो गई थी। देखिए 1905 में स्वदेशी कॉल हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स पहले जो मुस्लिम्स की जो कांग्रेस है, जो यूनिटी है, पहले वो कांग्रेस का पार्ट हुआ करती थी, उन्होंने अलग से पावर कंसंट्रेशन करनी चाहिए और उन्होंने अलग से एक पार्टी फॉर्म कर दी जिसका नाम दे दिया गया मुस्लिम लीग। तो देख रहे हैं आप किस तरह से कांग्रेस अलग से काम कर रही है और मुस्लिम लीग अलग से काम कर रही है। 1907 तक आते आते कांग्रेस के 1907 में प्रेसिडेंट जो बने उस टाइम पे बने, उनका नाम हुआ रस बिहारी घोष। तो उनकी चेयरपर्सन बनने पे वहाँ पे मतभेद शुरू हो गया। मतभेद कहाँ पे शुरू हुआ, 1905 में ही दो अलग अलग किस्म के जो हमारे कांग्रेसमैन हुए उनका विभाजन हो चुका था। वो कैसे हो चुका था, देखिए हर पार्टी में क्या होता है, हर जगह पार्टी क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग किस्म की फोर्सेस काम करती हैं, एक ऑपोजिशन फोर्स और एक रूलिंग फोर्स। तो वही 1905 में जब स्वदेशी कॉल दी गई थी, स्वदेशी कॉल के दौरान ही कुछ हमारे कांग्रेस पर्सन्स ने ऐसा किया जिसके तहत उनके बीच में आपसी मतभेद पैदा हो चुके थे। वो क्या क्या हुए, वो हुए एक मॉडरेट दल बन गया था, एक एक्सट्रीमिस्ट दल हमारा बन गया था, सिर्फ नाम का बना था। असल मायनों में वो जो दल था उनकी पार्टीशन कब हुई, 1907। ये जो सेशन था मैं बता देता हूँ, ये सेशन कहाँ पे बैठा था, ये सेशन बैठा था जी हमारा सूरत में। और इस टाइम पे हमारा जो चेयरपर्सन कौन हुआ, मैं लिख देता हूँ, यह भी लिख देता हूँ, रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष के प्रेसिडेंट बनने पे हमारा जो गर्म दल था एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने विरोध किया और आपसी मतभेद में एक दूसरे में मारपीट हो गई, किसी ने किसी को उठा के जूता मारा, किसी ने उठा के किसी को चप्पल मारी। तो उसी के चलते मतभेद हुआ और इसी को कहा जाता है सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। 1907 में कांग्रेस के दो जुट जो हैं वो बन गए थे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट्स। उसका जिक्र हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात कर रहे थे हम स्वदेशी कॉल की। देखिए स्वदेशी कॉल में एक और महत्वपूर्ण चीज़ रही है, मैं बताना आपको चाहूँगा। स्वदेशी कॉल जब दी गई थी उसके तहत मैंने आपको बोला दो दल बने थे, उन दो दल का किया क्या था, देखिए हुआ क्या है। ये जो हमारा बना था जी ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में 1905 में स्प्लिट के बाद स्वदेशी कॉल दे दी गई। स्वदेशी कॉल का असर जो है इंटायर भारत में देखा गया था। और मैंने कुछ चीज़ आपको बताई, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का मीडियम नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लोगों तक पहुंचने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता था। और बंगाल में क्योंकि पढ़े लिखे और समझदार लोग यहाँ पे थे, इन लोगों ने ये बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनिएगा, इन लोगों ने क्या बोला, सिर्फ जो फॉरेन गुड्स हैं, इन्होंने क्या बोला, ईस्ट बंगाल के जो लोग थे जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, इन्होंने ये बोला सिर्फ जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बहिष्कार किया जाए। किसके तहत, स्वदेशी कॉल के तहत। बट इसी के एंटी, इसी के साथ इनका समर्थन करते हुए हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग थे, या मैं यूँ बोलूँ जहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में थे, उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ नॉट ओनली फॉरेन गुड्स बट एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन शुड बी बायकॉटेड। इन्होंने बोला कोई भी ऐसी चीज़, मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, अगर कोई फॉरेन कॉलेज में पढ़ रहा है तो कॉलेज में जाना बंद कर दे, अगर कोई किसी फॉरेन व्यक्ति के घर पे रह रहा है तो वो ना रहे, अगर कोई किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उठ के वापस आ जाए। यानी कि एवरीथिंग, हर चीज़ में हमें स्वदेशी अपनाना है। ये कॉल किसने दिया जी, हमारे वेस्ट बंगाल का जो दल उस टाइम पे बना था, उस टाइम पार्ट बना था, उसने हमें ये दिया था। उसी के तहत बताना चाहूँगा, ये हमारी जो है सिग्निफिकेंस उस टाइम की रही थी हमारी स्वदेशी कॉल की। ये जो स्वदेशी कॉल है इसकी सिग्निफिकेंस अभी के टाइम पे भी हमारी बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि अभी के टाइम में भी हमारे दिन सुनते रहते हैं स्वदेशी करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है। बाबा रामदेव जी अपना जो चला रहे हैं वो स्वदेशी है, कोई इसको उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर महीने में जहाँ तक हमें हो पाए
हमें अपनी स्वदेशी की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, हमें भी उसमें अपना समर्थन जो है वो देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हर महीने में जितना पॉसिबल हो सके हम स्वदेशी को बढ़ावा दें, क्योंकि स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देने में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैक करती है, बट हम उसको रीज़न उसके समझ सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी। तो स्वदेशी को हमें बढ़ावा देना है बाय वन वे आता है, किसी भी भाव में हमें उसको बढ़ावा देना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये आज का है जी हमारा स्वदेशी का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।